पुलवामा हमला जो हुआ है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, जम्मू और कश्मीर में हुआ। जम्मू और कश्मीर में जो राज्यपाल थे वो सत्यपाल मलिक थे। अगर सत्यपाल मलिक जी पुलवामा पे कुछ बार बार बोल रहे हैं या बताना चाहते हैं या उस पुलवामा हमले का खुलासा कर रहे हैं तो मोदी जी इस बात का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? पद पे रहते हुए उन्होंने मोदी जी को फोन करा, फोन करके बोला कि अगर हमने जो है हवाई रास्ता अगर दे दिया होता तो ये जो है त्रासदी जो है वो टल सकती थी। मोदी जी उनको बोलते हैं कि आप चुप रहिए कि आरएसएस जो है बम के द्वारा हमले करवाती है चुनावों के दौरान, और अगर मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए तो क्या आप संविधान का अपमान करना चाहते हैं? क्या आप संविधान को इस बात का इज्जत नहीं देते, इस बात के संविधान का सम्मान नहीं करते कि इस देश में जो है हर वर्ग, हर धर्म, हर जात जो है बराबर है, सभी को वोट का अधिकार है और उसको आप रोक नहीं सकते? कश्मीर के और मेघालय के जो पूर्व गवर्नर हैं वो लगातार सतपाल मलिक लगातार सवाल उठा रहे हैं पुलवामा को लेकर। तो आज उनके यहाँ सीबीआई पहुंची है उस घोटाले के बारे में जानकारी लेने के लिए, इसका उन्होंने इल्जाम लगाया, लेकिन पुलवामा पे कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया। कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार ने अपना ये बना लिया है कि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ अगर बोलता है या सरकार के खिलाफ कोई सवाल उठाया जाता है तो सरकार जो है चुप्पी साध लेती है। मोदी जी जो चुप्पी साध लेते हैं, मौन साध लेते हैं, उस पर कोई बात नहीं करते हैं। सतपाल मलिक जी कौन है? सतपाल मलिक जी मोदी जी के करीबी थे, जिनको जम्मू कश्मीर का जो है राज्यपाल बनाया गया, मोदी जी के नेतृत्व में बनाया गया। पुलवामा हमला जो हुआ है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, जम्मू और कश्मीर में हुआ। जम्मू और कश्मीर में जो राज्यपाल थे वो सत्यपाल मलिक थे। अगर सत्यपाल मलिक जी पुलवामा पे कुछ बार बार बोल रहे हैं या बताना चाहते हैं या उस पुलवामा हमले का खुलासा कर रहे हैं तो मोदी जी इस बात का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? इसका साफ साफ मतलब यही है कि दाल में कुछ काला है और सत्यपाल मलिक जी की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सत्यपाल मलिक जी को जो है सीबीआई, पुलिस और ईडी के द्वारा धमकाने का प्रयास जो है बार बार ये गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन सत्यपाल मलिक जी अपने जो बयान पर है वो कायम है और बार बार जो है एक ही बात को दोहरा रहे हैं। इसका मतलब इसमें ज़रूर कोई सच्चाई है जिस पर कि संज्ञान लेना चाहिए और ये खुलासा आज नहीं तो कल जनता के सामने ज़रूर आएगा। अमित शाह ने कहा था कि पद पे रहते हुए तो बोलते नहीं है, पद से हटने के बाद बोलते हैं। क्या 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 कहना चाह रहे थे वो? पद पे रहते हुए उन्होंने मोदी जी को फोन करा, फोन करके बोला कि अगर हमने जो है हवाई रास्ता अगर दे दिया होता तो ये जो है त्रासदी जो है वो टल सकती थी। मोदी जी उनको बोलते हैं कि आप चुप रहिए, ये कुछ ऐसा मामला है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। उस वक्त उन्हें चुप करवा दिया गया। उन्होंने बोला, बाकायदे ऑफिशियली उन्होंने कॉल किया, जो उन्हें करना चाहिए था उन्होंने किया, लेकिन मीडिया में वो नहीं आए और मीडिया में अब आए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इस चीज़ का जो है इस चीज़ पर बात नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का खुलासा नहीं होना चाहिए। अच्छा, पुलवामा हो गया, उसके नाम पे वोट भी मांग लिया गया, लेकिन अभी सवाल वही है कि आरडीएक्स कहाँ से आया, इसका जांच क्यों नहीं होता? देखिए, आरडीएक्स कोई छोटी मोटी कोई चिड़िया तो है नहीं कि जो उड़ रही थी इस पेड़ से उस पेड़ पर और जो सरकार को पता नहीं चला। आरडीएक्स था, बड़ी बहुल मात्रा में था और लगातार ये मेरी नहीं, ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि लगातार जो है उस इलाके में आरडीएक्स कई दिनों से घूम रहा था। क्यों नहीं इंटेलिजेंस की नजर पड़ी? क्या इंटेलिजेंस कमजोर है या सरकार की इसमें कोई साजिश है कि वो ये जानने देना नहीं चाहती थी, या वो जो उस चीज की वार्निंग जो आई थी कि इस प्रकार का हमला हो सकता है, उसके बाद भी अगर सरकार जो है चौकती नहीं है और इस चीज पर संज्ञान नहीं लेती है तो इसका मतलब जरूर दाल में कुछ काला है जिसका खुलासा होना चाहिए, जिसका खुलासा होना बाकी है। आम चुनाव से पहले पुलवामा हुआ था, अभी फिलहाल चुनाव चल रहा है कर्नाटक में और उसके बाद में फिर और राज्य में चुनाव हुआ। क्या ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए आए सतपाल मलिक के बयान जो है? देखिए, ये हम नहीं कहते हैं, ये आरएसएस के जो है ऑफिशियल खुद ये बात कहते हैं कि उन्होंने स्वयं एक बयान में बोला है कि आरएसएस जो है बम के द्वारा हमले करवाती है चुनावों के दौरान और उस चीज़ का फायदा जो है वोट के रूप में जो है तब्दील करा के लेती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलवामा के हमले में इस प्रकार की कोई साजिश हो, या जो बार बार सत्यपाल मलिक जी कहना चाह रहे हैं, बहुत सारी बातें वो कह चुके हैं, बहुत सारी बातें वो नहीं कह पा रहे हैं, हो सकता है वो कहे, तो इस चीज़ पर क्यों नहीं ईडी जो है संज्ञान लेती है, क्यों नहीं इस चीज़ पर सीबीआई संज्ञान लेती है और इस चीज़ की इसकी डिटेल में जो है जांच क्यों नहीं होती, कमेटी क्यों नहीं बनती?
क्यों इसकी ये इतना बड़ा मुद्दा है, देश की रक्षा से सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, 40 जवानों की शहादत का मामला है, इस पर क्यों नहीं सरकार संज्ञान ले रही? मोदी जी ने 2019 के आम चुनाव में कहा था कि पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं नहीं समझती कि इससे ज़्यादा जो है असंवेदनशील कोई प्रधानमंत्री हो सकता है जो शहीदों के नाम पर जो है वोट मांगता हो। और लेकिन ये तो आरएसएस का, भाजपा का चरित्र रहा है कि वो हमेशा जो है इस प्रकार से वोट मांगते हैं, चाहे वो शहादत के नाम पर वोट हो, चाहे वो धर्म के नाम पर वोट हो, चाहे वो पाकिस्तान के नाम पर वोट हो। इस प्रकार के विवादित जो है चीज़ों पर वो हमेशा से जनता का वोट मांगते आए हैं और ये जनता को पोलराइज करने का, भटकाने का काम यही भाजपा का असली चाल चरित्र और चेहरा है। अभी कर्नाटक में इलेक्शन है, भाजपा के एक नेता ने कहा है, ईश्वरप्पा नाम है उनका, कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। देखिए, ईश्वरप्पा जी ने जो कहा है वो भाजपा की जुबान बोली है। उन्होंने जो बोला है वो ईश्वरप्पा जी ने नहीं बोला, वो भाजपा का बयान है कि उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। इसीलिए यही कारण है कि वो हिंदू मुसलमान को बांटकर, धर्म के नाम पर बांटकर वोट को पोलराइज करना चाहते हैं, वोट को अलग अलग करना चाहते हैं और उसमें चुनाव का फायदा लेना चाहते हैं। अगर मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए तो आपने मुसलमानों को मंत्री क्यों बनाए हुए अपनी सरकार में? क्या कारण है? और अगर मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए तो क्या आप संविधान का अपमान करना चाहते हैं? क्या आप संविधान को इस बात का इज्जत नहीं देते, इस बात के संविधान का सम्मान नहीं करते कि इस देश में जो है हर वर्ग, हर धर्म, हर जात जो है बराबर है, सभी को वोट का अधिकार है और उसको आप रोक नहीं सकते? कर्नाटक में इलेक्शन चल रहा है, बड़ी बयानबाजी हो रही है, बड़ी तीखी बयानबाजी। पहले खड़गे जी ने कह दिया जहरीला सांप, उसके बाद में कांग्रेस पे हमलावर है बीजेपी। इस तरह के बयान कैसे देखते हैं? देखिए, भाजपा का चरित्र रहा है इस प्रकार के विवादित बयान बोलना। खड़गे जी ने जो बोला उस बात की सफाई दी। उन्होंने बोला कि भाजपा की विचारधारा जो है वो जहरीली है और वो देश को बांटने का काम करती है। उसके लिए उन्होंने बाकायदा अपना बयान जारी किया। लेकिन उसके बाद जो है भाजपा के एक एमएलए है यतनाल, बसंत गौड़ा पाटिल यतनाल जी ने माननीय अध्यक्षा हमारी जो है कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा है सोनिया जी के बारे में बहुत ही ज़्यादा जो है असंवेदनहीन बोलूं कि बहुत ही ज़्यादा नीच भाषा में जो उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने उनको विषकन्या बोला। तो ये जो है, ये मैं ये समझती हूँ कि ये जो है पूरी तरह से मोदी जी के इशारे पर ये बात बोली जा रही है, अमित शाह जी के इशारे पर बोली जा रही है, नड्डा जी के इशारे पर बोली जा रही है और कर्नाटक में केओस की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं, जिसका फायदा ये जो है आने वाले चुनाव में उठाना चाह रहे हैं। लेकिन इस चीज़ में मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जो सोनिया जी का अपमान किया, पहले भी इन्होंने कांग्रेस की विधवा बोला, जर्सी गाय बोला, राहुल जी को जो है हाइब्रिड बछड़ा बोला, शशि थरूर जी है हमारे बहुत रिस्पेक्टेड हमारे जो है नेता है, उनकी धर्म पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला गया। इस प्रकार के विवादित बयान खुद स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंच से दिए हैं और आज तक उस चीज़ के लिए माफ़ी नहीं मांगी गई। कांग्रेस ने अगर कुछ बोला तो उसके लिए उन्होंने खड़गे जी ने फौरन जो है बयान जारी किया अपना, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी नहीं मांगी। और जो माफ़ी के लिए जो है जोर शोर से चिल्लाने वाली स्मृति ईरानी, वो कहीं दिखाई नहीं देती महिलाओं के मुद्दे पर कि एक महिला के बारे में इस तरह की जो है अनर्गल भाषा और अपमानित भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उनकी कोई आवाज़ नहीं है। कहाँ है माफ़ी? क्यों नहीं माफ़ी मांगते मोदी जी इस चीज़ पर? मोदी जी को माफ़ी मांगनी होगी। और ये जो बयान दिया गया है, इस बयान का जो बदला है वो कर्नाटक की जनता 13 मई को लेगी। इनको 40% की सरकार को 40 सीट पर सिमटा कर लेगी। 40% की सरकार मतलब? 40% की सरकार मतलब ये 40% कमीशन खाने वाली सरकार है। कर्नाटक में जितने भी सरकारी काम हुए या जितने भी कुछ है, इससे हर सरकारी काम में 40% कमीशन खाने का काम करती रही है और ये जनता को अच्छी तरह पता है। इसलिए जनता जो है इनको 40 सीटों पर सिमटाकर और कांग्रेस को जो है जिताने वाली है और दक्षिण का द्वार जो है बिल्कुल बंद कर देगी भाजपा के लिए। भाजपा की कोई एंट्री कर्नाटक की हार के बाद दक्षिण में नहीं होगी। अभी शशि थरूर मिले हैं मोदी जी से, क्या मायने हैं इस मुलाकात के? देखिए, शशि थरूर जी का अपना ये निजी मामला हो सकता है, ये पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है कि उनका कुछ ये मैं इसको बोलूँगी कि उनकी कोई निजी मुलाकात हो सकती है। उसमें पार्टी का कोई ये नहीं है कि पार्टी इस चीज़ पर कोई
बयान जारी करें। ये उनका बिल्कुल निजी मामला।